वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल यू वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी बात बोली गई यार, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो कभी किस्मत की बात नहीं करते। आप लोग कई बार ये सुना होगा आप लोगों ने, यार उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, पर लेकिन कभी आप लोगों ने जाकर देखा है कि उस इंसान ने मेहनत कितनी की है। वो जिस मुकाम पर बैठा है, जिसको आप लोग किस्मत 2 मिनट में बोलकर साइड में हो जाते हो, उस किस्मत को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, उस किस्मत को अपने पास बुलाने के लिए उस इंसान ने कितनी रातें काली की हैं। क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में पीछे जाकर देखा ये चीजें? तो किसी भी इंसान के पास में किस्मत तब आती है जब वो मेहनत करता है। अगर वो इंसान अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर चल रहा है और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है, जो काम करना है वो काम कर रहा है, तो किस्मत को आना ही पड़ेगा। किस्मत झक मार के आएगी यार, अगर आप लोग एक बार को मेहनत पर आकर टिक गए। अगर आप लोगों ने एक बार को, उन्हें कहते हैं कि दिमाग को ये चीज बता दी कि तुमको ये अचीव करनी ही करनी है और उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, दिन हो या रात हो वो नहीं देखा, बस अपना मेहनत करनी है दबाकर, बिल्कुल अपना जो प्लान बना रखा है उसको फॉलो करके चलना है। तो अगर आप लोगों ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं आज का काम आज निपटा कर ही छोड़ना है, तो किस्मत यार आपके पास भाग कर आएगी, हाथ जोड़ कर आएगी और कहेंगी कि मैं आपके लिए ही बनी हूं। तो किस्मत को साइड में रखिए, मेहनत पर काम कीजिए, फिर किस्मत आपका साथ देना अपने आप स्टार्ट कर देगी। ये बातें उस इंसान के लिए है जिसने ये बोला था कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। किस्मत में आपके वही लिखा है जो आप लोग लिखना चाहेंगे। आपकी किस्मत वही है जो आप लोगों ने बनाई है। कोई अपनी किस्मत साथ लेके नहीं आता है, वो यहाँ पर जो जो करता है उसके हिसाब से उसकी किस्मत बदलती रहती है। अगर आप लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो नहीं यकीन आ रहा है तो आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कीजिए ना। 6-7 महीने के अंदर अंदर किस्मत बदल गई तो मुझे बता देना, पर लेकिन उस लेवल की मेहनत तो करो। तो किस्मत जो है वो सारी मेहनत के ऊपर डिपेंड रहती है। बहुत कम आप लोग लक बोल सकते हो, पर लेकिन वो लक भी अगर बैकग्राउंड में जाओगे वो उस मेहनत वाले को ही मिलता है। यहां पर जो बात की जा रही है, आज है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम लोग जो डे सेलिब्रेट करते हैं वो है मार्टर डे, जिसको हिंदी में आप लोग शहीद दिवस बोलते हैं। 30 जनवरी को ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि आप लोग को याद होगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी जी को गोली मारी गई थी, जिसके चलते इनकी हत्या हो गई थी। और उस टाइम पर यहां पर फिर ये जो डे है आगे चलकर हम लोगों ने ये एज ए शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी डे को आज हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी अगर इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आप लोगों से करूं तो प्रेसिडेंट, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये सारे कहां पर जाते हैं? ये राजघाट पर जाते हैं। राजघाट क्या है? ये समाधि है महात्मा गांधी जी की। तो इस समाधि के ऊपर जाकर प्रेयर करते हैं और मालाएं चढ़ाते हैं, और इसी के साथ में यहां पर ये सारा कार्यक्रम 30 जनवरी को होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी जी की समाधि है दिल्ली के अंदर। तो इनको हम लोग, जो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि एक तरीके से राष्ट्रपिता, बापू, ये सारे जो नाम इनके हैं ये इसलिए पुकारे जाते हैं क्योंकि जनता के साथ में काफी कनेक्ट होकर रहे। ये कहीं ना कहीं एक काफी इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है। अगर आप लोगों ने यूपीएससी के क्वेश्चन उठाकर देखे होंगे तो उसमें कई बार बोला जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जिसका गठन 1885 में किया गया था, ये क्वेश्चन ये बनता है कि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पर लेकर कौन आया। इससे पहले ये माना जाता था कि ये बड़े बड़े या पढ़े लिखे लोगों की जो कांग्रेस है, उसके बाद में इसको जनता तक कौन पहुंचाया, एक कनेक्टिंग लिंक कौन बना, तो वो थे महात्मा गांधी जी। जब 1915 से महात्मा गांधी जी अपनी कंट्री में वापस आए तब यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। इसीलिए हमारी कंट्री में प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो किस डेट में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो आप लोगों के सामने इंटरनेशनल न्यूज। ये इंटरनेशनल जो न्यूज है काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। ये वो न्यूज है जो रिसेंटली अभी देखने को मिल रही थी यूएसए और रशिया के बीच में। देखिए अगर आप लोग एक पैटर्न समझेंगे ना, अगर बात करें जैसे यूएसए के अंदर फिलहाल प्रेसिडेंट कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब गए तो अब कौन आ गए, यहां पर आ गए जो बाइडेन साहब। अब जो बाइडेन साहब जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो पहले बराक ओबामा साहब के द्वारा किए गए थे। यानी कि बराक ओबामा को चेंज कर डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप को चेंज कर जो बाइडेन आ गए। अब यहां पर जो पॉलिसी बराक ओबामा फॉलो कर रहे थे वही पॉलिसी जो बाइडेन फॉलो कर रहे हैं लगभग, और बाकी जो चेंज किया गया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अब उसको फिर से चेंज किया जाएगा। जो इनकी पार्टी थी वो थी यहां पर कौन सी पार्टी, इनकी पार्टी थी डेमोक्रेट, और इनकी पार्टी भी डेमोक्रेट है, और इनकी पार्टी थी रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा जो चेंज किए गए थे अब फिर से उसमें चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा चेंज तो अभी जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें जो बाइडेन साहब के द्वारा बोला गया तुरंत एंट्री की जाएगी। दूसरा एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, किस किस के बीच में, यहां पर ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है रसिया और यूएसए के बीच में।
ये बेसिकली एक आर्म कंट्रोल ट्रीटी है, यानी कि वेपन वगैरह आप लोग ज्यादा यूज नहीं करोगे और इस तरीके से इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो ये एक्सपायर हो रही थी ये फरवरी 2021 में। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बाहर निकल गए, फिर रसिया ने बोला यार हम ही क्या करें इसमें, अकेले हम भी बाहर निकलते हैं। तो वो जो ट्रीटी है उसको अभी रसिया के द्वारा बोला गया कि एक्सटेंशन दिया जाएगा 5 साल का। तो यानी कि 2021 से अब 2026 तक का यहां पर ये ट्रीटी हो गई है, क्योंकि जब टेलीफोन पर इनके द्वारा बात की गई जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है यूएसए के यानी कि जो बाइडेन के साथ में, तो इनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि इसको एक्सटेंड करते हैं 5 साल और, यानी कि जो भी झड़प यहां पर चल रही थी उसको साइड में रखकर अब फिलहाल जो है ये इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे कि दुनिया में शांति बनाकर कैसे रखी जा सकती है। अगर बात करूं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी वर्चुअल मीटिंग दावोस के अंदर में, तो रसिया के प्रेसिडेंट के द्वारा भी बोला गया था यहां पर कि वो यहां पर एक हिस्टोरिक डिसीजन ले रहे हैं इस जो इस ट्रीटी है इसको आगे बढ़ाकर। तो ये जो संधि है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि आगे चलकर कोई भी ऐसी कंडीशन न बने और सिचुएशन जो है वो नॉर्मल बनी रहे। अगर ट्रीटी आगे बढ़ जाती है तो देखिए क्या होगा, यूएसए और जो रसिया है वो कहीं ना कहीं बंधे रहेंगे इसमें कि हम लोगों को ये ऐसी हरकतें नहीं करनी है, हथियार के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। पर लेकिन यूएसए में इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहां पर लो पास करना है, जबकि रसिया में इसको अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को प्रॉपर लॉ मेकर को इसको लो पास करना पड़ेगा इनकी पार्लियामेंट में, तब जाकर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ये रिड्यूस करेगी जो लिमिटेशन है बेसिकली ऑफेंसिव आर्म, यानी कि जो भी हथियार होते हैं जिनसे लड़ाई के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव जो आर्म है जो बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल होते हैं, खासकर बात ये करें कि आगे चलकर मान लीजिए आज खेत में आप लोग किसी से चिढ़ने लगे, आप लोग उसके साथ में लड़ाई होगी, उसने आप लोग के ऊपर कुछ फेंक कर मारा, आपने उसके ऊपर फेंक कर मारा, एक दूसरे की लड़ाई हो गई, पता चला चाकू छुरे चलने स्टार्ट हो गई, बंदूकें उठ गई, तो चीजें स्टार्ट होती हैं आराम से, फिर काफी बड़ा एक ऐसा रूप ले लेती हैं, तो उसी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर जो SNDV है यानी कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिलीवरी जो व्हीकल है, तो ये बेसिकली डिप्लॉय किए जाते हैं ताकि एक तरीके से डिप्लॉय किए जाते थे अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाए तो ये सब चीजों को रोकने की कोशिश की जाती है। जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहां पर ये कॉन्टिनेंट हो गया, अगर बात करें यहां पर जैसे एशिया कॉन्टिनेंट में हम हो गए, ठीक है, तो यहां से कोई वार करना है हम लोग को यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहां पर तो इंटर कॉन्टिनेंट का मतलब है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वार करना। हमारे पास में जो अग्नि 5 मिसाइल है ना उसको इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, क्योंकि लगभग 5000 जो किलोमीटर है उसके आगे वो वार मारती है, यानी कि 5000 किलोमीटर से भी आगे वो ताकत रखती है वार करने की। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो कि लगभग 5500 किलोमीटर को एक्सीड करती है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्रूज मिसाइल हो गया, इंक्लूडिंग अगर एयर और जो सी के जो लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम हो गए, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। रसिया के द्वारा वेलकम किया गया कि सस्पेंड जो किया गया था जो यहां पर इंटरमीडिएटरी रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी INF ट्रीटी जो है 2019 में विड्रॉ किया गया था यूएसए और रशिया के द्वारा ओपन स्काई ट्रीटी से। तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटी हैं। देखिए आखिर इनका नाम क्या आ रहा है दोनों ट्रीटी में। आप लोगों ने सुना होगा कि कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर क्या था, शीत युद्ध जिसको बोलते थे, वो यूएसए और रशिया के बीच में एक लड़ाई थी। लड़ाई कम बेसिकली एक तरीके वो नहीं कहते कि एक होड़ लगी हुई थी कि तुम ये करोगे तो भाई हम भी ये कर देंगे, तो वो वाली होड़ चल रही थी दोनों कंट्री के बीच में। तो ये जो होड़ है ये होड़ रुकी जब यहां पर यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी कि जब रसिया के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट बन गए तो ये होड़ बंद हो गई और फिर बहुत सारे ट्रीटी साइन की गई ताकि शांति बनाकर रखी जा सके। तो उन्हीं में से ये कुछ ट्रीटी है जिनके नाम मैंने आप लोगों को यहां पर बताए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इनसे बाहर निकल रहे थे, कुछ एक्सपायर हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे थे हरकतें उनको अब सुधारने की कोशिश की जा रही है फिर से, ठीक है। तो ये थी न्यूज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है ये है एक नेशनल न्यूज जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। बात की जा रही है यहां पर प्रगति के बारे में। प्रगति यानी कि एक तरीके से डेवलपमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो किस तरीके की चीजों को आगे लेकर चला जाए उनका एक एनालिसिस किया जाता है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। आप लोग ऐसे बोलिए, घर में एक मुखिया है, जैसे मान लीजिए बाबा हो गए, दादा हो गए, फिर पापा हो गए। अब वो ये देख रहे हैं घर में क्या क्या चल रहा है कि घर में यार बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसे घर का माहौल है, क्या प्रोडक्टिव माहौल है, ठीक तरीके से काम चल रहा है। जो काम जिसको बोले थे कि ये काम करना है, एक को बिजली का बिल भरने के लिए बोला था, एक को किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोला था कि यार तू ये कुछ इस तरीके से मार्केट से ये वाला सामान लेते आना, तो सबको क्या क्या काम दे रखे हैं, सब ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो एनालिसिस करते हैं। तो हेड ऑफ द फैमिली आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारी कंट्री के, उनके द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्रगति बोला गया।
और वैसे प्रोएक्टिव गवर्नेंस, यानी कि एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस होना चाहिए ताकि जो प्रोग्राम चलाए गए उनका टाइमली इंप्लीमेंटेशन होता रहे। तो ये प्रगति नाम का प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया ताकि जहां जहां पर जो भी स्कीम चल रही है उसको इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मोटे मोटे शब्दों में बोलो तो इंटरनेट की हेल्प से हम लोग देखते रहे कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं और क्या क्या उनमें प्रोग्रेस हो रही है, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो ये एक तरीके का मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म था जो कि इन्वॉल्व करता है सेंट्रल और स्टेट को, दोनों मिलकर यहां पर काम करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट था यहां पर, ये एक तरीके से जो अभी प्रोजेक्ट था यहां पर रिव्यू कर रहा था, टोटल 54,675 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है। प्रधानमंत्री जो भारतीय जन जो औषधि परियोजना है यहां पर, ये भी यहां पर इसमें लिया गया और जो कि लॉन्च किया गया था यहां पर ये प्रगति 2015 में। ये एक तरीके का मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इंप्लीमेंटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल स्टेट मिलकर काम करें, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से फेडरलिज्म का सिस्टम भी फॉलो किया जा रहा है, यानी कि संघवाद का ढांचा भी यहां पर फॉलो किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है यहां पर वो बेसिकली जो नेशनल इंफॉर्मेटिक जो सेंटर है उसकी हेल्प से यहां पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जैसे बात करें तो ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है उसको समझने की कोशिश की जाती है कि क्या प्रोग्राम कहां पर काम कर रहा है। यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों से पूछना स्टार्ट कर दूं कि अच्छा आंसर राइटिंग कौन कौन कर रहा है, ठीक है, वीकेंड में ऐसे कौन कौन लिख रहा है, इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देता हूं उसको कौन अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें अगर मैं आप लोगों से पूछना स्टार्ट कर दूं कि भैया बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है, पॉलिटिकल रिवीजन कौन कौन कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी कि मैं एक तरीके से रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीजें एक तरीके से जो हेड ऑफ द फैमिली है, यानी कि हेड ऑफ द जो कंट्री है, वो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। प्रगति जो प्लेटफॉर्म है ये 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली फॉलो करता है। एक तो डिजिटल जो डेटा मैनेजमेंट है, यानी कि सारा जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, तभी तो देख पाएंगे कि कहां पर क्या चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहां पर सिचुएशन को टैकल किया जाता है और जियो स्पैटियल जो एक तरीके से भू स्थानीय टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। ये 3 टायर सिस्टम है। पीएमओ ऑफिस यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरी जो है और जो चीफ सेक्रेटरी है स्टेट के अंदर, ये यहां पर इसकी इंप्लीमेंटेशन को चेक किया जाता है। ऑब्जेक्टिव बेसिक यही है कि ये प्रोजेक्ट जो है कैसे इसको लेकर चल रहे हैं। देखिए पहले सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, ठीक है, दूसरा होता है जब इंप्लीमेंट कर दिया फिर उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसा प्रोजेक्ट चला है, तीसरा होता है कि फिर देखो भैया कहां का गड़बड़ है उसको सुधार लेते हैं। तो इस तरीके का प्रक्रिया चेक की जाती है। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आता है और अकाउंटेबिलिटी भी लेकर आता है। जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया था उसने इंप्लीमेंट किया नहीं किया गया तो पकड़ लो, उसके बाद में उसकी चटाई करो। दूसरा यहां पर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना कि कितना इंप्लीमेंट हो गया, कितना बचा हुआ है वो देखना, और फिर उसके बाद में अगर नहीं काम आगे चल रहा है तो फिर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अकाउंटेबल भी बनाती है और ट्रांसपेरेंसी का एक मुद्दा भी रखती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं, राज्य की न्यूज है और इंटरेस्टिंग न्यूज है। ये इंटरेस्टिंग न्यूज किस लिए बोल रहा हूं, इंटरेस्टिंग न्यूज इसलिए बोल रहा हूं कि जब 2 इंसान की लड़ाई होती है किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, पता चला एक इंसान जो है फालतू में आकर उस मुद्दे में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि ये इसका कुछ ना कुछ एक तरीके से इसको कोई ना कोई दिक्कत जरूर पड़े, ठीक है। यानी एक तरीके से उन्हें सामने वाले का नुकसान सोचना। आप लोगों ने सुना हो कई तरीके के इंसान होते हैं। पहले जो कैटेगरी में जैसे भगवान बोला जाता है, यानी कि अल्लाह गॉड भगवान, वो क्या करते हैं कि अपना नुकसान कर दूसरे का भला कर देंगे, वो भगवान की कैटेगरी होगी। दूसरे जो इंसान होते हैं वो ऐसे होते हैं कि यार मेरा भला हो, यानी कि मेरा भला होना चाहिए, दूसरे का नुकसान न हो, बस मुझे ये ध्यान रखना है, ठीक है, मेरे भले से किसी दूसरे का नुकसान न हो। ये इंसान की कैटेगरी में होता है। राक्षस प्रवृत्ति का इंसान ही होता है कि मेरा फायदा होना चाहिए चाहे दूसरे का कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। तो तीसरी कैटेगरी राक्षस प्रवृत्ति की होती है। तो ये जो राक्षस प्रवृत्ति की कैटेगरी होती है, मैक्सिमम जो लोग हैं आज के दिन में इसी कैटेगरी में कि अपना फायदा होना चाहिए चाहे सामने वाले की गर्दन कट जाए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरी कैटेगरी में, और पहले वाली कैटेगरी में तो रेयर ही आप लोगों को कोई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी कैटेगरी हैं, तो ये सारी कैटेगरी के लोग आप लोगों को अपने आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उसने अभी बोला कि कर्नाटक के साथ में जो उसका लड़ाई वाला एरिया है, जहां पर डिस्प्यूटेड एरिया है, उसको यूनियन टेरिटरी बना दो। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं इतनी आसानी से, और ये सुन के कर्नाटक को चुलके लग गई, इसलिए लग गई क्योंकि ये सारा एरिया कर्नाटक के अंदर में आता है और महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं कि इसको यूनियन टेरिटरी बना दो। आखिर क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो एरिया है ना, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है निपानी, ठीक है, इसी के साथ में बेलगांव हो गया, इसी के साथ में कारवार हो गया। तो यहां पर जो बेलगांव हो गया उसको बेलागावी के नाम से भी जानते हैं, चेंज किया गया था यहां पर इसका नाम। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये मराठी स्पीकिंग लोग हैं, यानी कि रहते हैं कर्नाटक में पर मराठी लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर मराठा बोल रहा है कि यार ये तो हमारे साथ में मिलना चाहिए था इनको, तो क्योंकि ये मराठी बोल रहे हैं। तो ऐसे कई सारे और भी रीजन है, जैसे बात की जा रही है बीजापुर, बेलगांव, धारवाड़, इसी के साथ में यहां पर यह उत्तराखंड। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर जैसे
ये यहाँ पर जो मैंने बोला ना बेलगांव, या फिर ये इसका नाम याद रखिएगा बेलगांव या फिर बेलगावी, एक ही नाम है यहाँ पर ये। तो इसके चलते बार बार यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि यार जोन सा रीजन कन्नड़ स्पीकिंग है वो तो कर्नाटका के अंदर होना चाहिए, जोन सा रीजन मराठा स्पीकिंग है वो मराठा के अंदर होना चाहिए। तो इसके चलते जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि जब तक ये लड़ाई जो सुलझल नहीं जाती है तब तक ये है इसको यूनियन टेरिटरी बना दो, बाद में फिर इसको राज्य बना लेना। तो इस ये सुनकर जो है वो कर्नाटका जो है उसको चुल मच गई। कर्नाटका बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरा रीजन छोड़कर तुम उसको इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कर्नाटका यहां पर हो गया, कर्नाटका टच करता है यहां पर गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु और ये है केरला। तो टोटल मिलाकर 6 राज्य आज के डेट में कर्नाटका को टच करते हैं। कुछ प्यारी प्यारी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, सुनकर आप लोगों को अच्छा लगेगा। बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जिसको बोलते हैं यहाँ पर बेलगांव म्युनिसिपैलिटी। तो यहाँ पर ये है थारेलन, ठीक है। तो ये 1948 में बोला गया कि जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये प्रीडोमिनेंटली मराठी स्पीकिंग लोग हैं, तो इसको मराठा के साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पर कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था 1956 का, इस एक्ट के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक बेस पर यहाँ पर राज्य को डिवाइड किया गया और बेलगांव को पार्ट बना दिया गया मैसूर का, और मैसूर को आगे चलकर रीनेम कर दिया कर्नाटका 1973 में। तो जो मैसूर था जिसको, उसको बाद में चलकर कर्नाटका किया गया 1973 में। इसी के साथ में द मराठा एकीकरण जो समिति है वो फॉर्म हुई 1948 में, 1948 में। वो फाइट कर रही थी कि लगभग 800 के करीब जो विलेज हैं जो कर्नाटका में है और मराठी स्पीकिंग है उनको मराठा के अंदर जोड़ देना चाहिए। 2014 में कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर बेलगांव वाला रीजन है उसको यहाँ पर बेलगावी नाम में भी कन्वर्ट कर दिया। तो ये कुछ ऐसी न्यूज है जो कि आप लोगों से एरिया के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है और इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर ये किसके बारे में, डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ऊपर पहुंच चुकी है। जीन कटिंग टेक्नोलॉजी को आप लोगों ने देखा होगा, रिसेंटली अभी यहाँ पर नोबेल प्राइज भी मिला था। तो कौन से साइंटिस्ट को यहाँ पर ये नोबेल प्राइज दिया गया था, ये क्वेश्चन है जो कि मैंने अलग से एक वीडियो के अंदर सारे कवर कर रखे हैं। तो रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। आप लोग बोलेंगे कहां से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, इनका नाम है ओसौद्दीन ओवैसी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तिहाद उल, ये मुस्लिम, ये है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी है साउथ इंडिया के अंदर। इसी के साथ में सीपीआई के जो लीडर हैं जिनका नाम है बोने विसवान, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर एक अभी डिसेंट नोट यहाँ पर जारी किया गया कि ये सहमत नहीं है यहाँ पर जो डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन जो बिल लाया जा रहा है वो जो प्राइवेसी का हनन कर रहा है, ये बोलने की बात यहाँ पर की जा रही है। आप लोगों को पता है जब आप लोग प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं तो हमारे संविधान में पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे तो इसमें फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर जब आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बारे में आप लोग बातें करेंगे तो इसमें आर्टिकल 121 आता है जिसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। यानी कि राइट टू लाइफ जैसे आप लोग पैदा होते हैं तो तुरंत आप लोगों की प्राइवेसी आप लोगों के साथ में पैदा हो जाती है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट बन गया। हमारी कंट्री में केस था, ये केस पुट्टास्वामी केस था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते इसको केस के द्वारा बोला गया कि प्राइवेसी तो भाई साहब फंडामेंटल राइट है, उसको लेकर आप लोगों को चलना है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो बिल प्रस्तुत किया गया है एक डीएनए के बारे में जो यहाँ पर चेक करने की कोशिश करता है कि किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर कोई मिसिंग पर्सन या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन जिससे कि यहाँ पर इन सब चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो उसके चलते कंडीशन ये देखने को मिली है, बोला जा रहा है कि प्राइवेसी का भी हनन है, उसके ऊपर भी ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल का ये बिल लाया जा रहा है हमारी कंट्री में, पर लेकिन रियलिटी ये है कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो आगे चल रही है। एक टर्म यूज किया मैंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लेता हूं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी कैसी होती है? स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो कि दे आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड पीरियडिकली, जो किसी पर्पज के लिए जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पर चलते रहते हैं। यानी कि स्टैंडिंग कमेटी ऐसी है कि वो आप लोग हमेशा पार्लियामेंट में काम करती हुई नजर आएगी। एडहॉक कमेटी क्या है? ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए क्रिएट की जाती है और जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है तो फिर यहां पर ये भी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये होती है एडहॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंट जो है उससे रिलेटेड जो यहां पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इसी के साथ में कमेटी टू इंक्वायर, इसी के साथ में कमेटी टू स्क्रूटनी करने वाली होगी, कमेटी रिलेटेड टू डे जो बिजनेस होते हैं उसके, और हाउस कीपिंग कमेटी। तो टोटल मिलाकर ये जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी, उसको 6 कमेटी में डिवाइड किया गया है। और शायद आप लोगों को याद भी होगा पॉलिटी के अंदर मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, ठीक है, तो इनको जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पर एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी टाइप के लिए कमेटी बनाना, और ये होती है परमानेंट कमेटी। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया।
डीएनए टेक्नोलॉजी जो रेगुलेशन बिल है जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये मिसिंग पर्सन को या फिर कोई जो विक्टिम है, कोई ऑफेंडर है या अंडर ट्रायल कोई पर्सन है, उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। दूसरा यहां पर ये कहीं ना कहीं जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जब डीएनए के बेस पर आप लोग एविडेंस निकाल कर लेकर आते हैं। अगर एक बाल भी आप लोग गिर गया उससे पता चला जा सकता है कि डीएनए प्रोफाइलिंग बेसिकली नेशनल एंड द जो रीजनल डीएनए डेटा बैंक है यहां पर वैसे करेगा फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके तहत कि क्या इसी इंसान ने ये हरकतें की हैं जो भी वहां पर देखने को मिली, जिसके लिए केस चलाया जा रहा है। इसी के साथ में डेवलपमेंट का काम करता है एक यूनिफॉर्म कोड प्रैक्टिस, ताकि सारी लेबोरेटरी जो है वो डीएनए टेस्टिंग प्रॉपर वे में कर सके और कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा सके, हवाबाजी में काम न हो। तो ये आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट जो बिल हो गया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। अभी कई सारे आप लोग यहां पर इसके क्रिटिसिज्म देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये बोली जा रही है कि जो बिल है ये टारगेट करेगा दलित, मुस्लिम, आदिवासी, उनके डीएनए को कलेक्ट करेगा और यहां पर इन जो डिफाइन जो स्टोरेज सिस्टम है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कई बार यहां पर ये चीज सिक्योर भी नहीं रह पाती है। आधार का डेटा आप लोगों ने देखा कई बार चोरी हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने मान लीजिए कहीं से ये इकट्ठी कर ली और फिर उसके बाद में पता चला आप लोग इनको यहां पर सेव ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से इंफॉर्मेशन है, तो इस तरीके से ये कम से कम गुप्त रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जो कम्युनिटी बेस प्रोफाइल आप लोग कैसे बना पाएंगे, यानी कि ये यहां पर अगर बात करें पुड़ा स्वामी और इसी के साथ में सुब्रमण्यम स्वामी के जो जजमेंट है केस को लेकर, तो उसके भी अपोजिट में जाता है। यानी कि स्टैट्यूटरी जो फ्रेमवर्क है यहां पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो इरिवर्सिबल डैमेज है इंडिविजुअल की प्राइवेसी को। अगर कोई ऐसा काम करता है और पता चला वो डेटा पब्लिक में आ गया, तो आप लोग तो बिल्कुल बोल देंगे यार हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, पर लेकिन सामने वाले की तो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ गई, तो ये गलत तरीका है। इसको थोड़ा सा और सिक्योर बनाकर तब आप लोग कुछ काम कर सकते हैं। पॉलिटी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, तो आइए पॉलिटी भी थोड़ी सी पढ़ा देता हूं आप लोगों को। जो बात की जा रही है कोलोजियम सिस्टम के बारे में। आप लोगों को अगर थोड़ा सा लंबे समय से आप लोग चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने एक पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में पढ़ाया था जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हमारी कंट्री में एनजेएसी का एक नाम का कमीशन बनाया गया था। ये कमीशन ऐसा था कि यहाँ पर अगर किसी कोर्ट के अंदर में आप लोगों को जो जज है उनको अपॉइंट करना है, तो इसमें गवर्नमेंट के भी लोग होंगे और यहाँ पर जो कोर्ट के भी लोग होंगे, वो मिलकर डिसाइड करेंगे किस इंसान को यहाँ पर जो बेसिकली कोर्ट के अंदर कौन सी यहाँ पर बेसिकली जो पोस्ट जो मिलने वाली है, तो किस इंसान को यहाँ पर ये पोस्ट दी जानी है, कैसे ट्रांसफर करना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो ये बोला गया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करेगा, पर लेकिन इसके जो मंसूबे थे वो यहाँ पर प्रॉपर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। इसके चलते यहाँ पर अभी फिलहाल जो है कोलेजियम सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कोलेजियम सिस्टम क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है, ट्रांसफर करता है जजेस की, और जो भी कंडीशन होती है उन सबको फॉलो करके चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं और 4 जज होते हैं जो कि ये पूरा काम करते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जो होते हैं चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट होता है, 4 जज दूसरे होते हैं, यानी कि दोनों का पैटर्न ऐसा ही आप लोग को देखने को मिलेगा। नेम जो होती है वो रिकमेंड किए जाते हैं फॉर जो अपॉइंटमेंट है बाय द हाई कोर्ट कोलेजियम, और इसी के साथ में जो एक तरीके से रीच होते हैं इनके गवर्नमेंट के पास से होते हैं, फिर वो अप्रूव करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के तहत। कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से होते हुए यहां पर अपॉइंटमेंट होती है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के एक तरीके से ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, तो वो अपॉइंटमेंट करने ही बंद कर देते हैं या फिर उनको डिले करते रहते हैं, उनको अप्रूव नहीं करते हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिलती रहती है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट पर कि आप लोग क्यों कोलेजियम सिस्टम की जो रिकमेंडेशन है उसको अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। 2 इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर याद रखिएगा। आर्टिकल 124 जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब यहां पर जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, और आर्टिकल 217 जो है यहां पर जब हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये 2 आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू अगर आप लोग रखेगा तो एग्जाम में भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये गवर्नेंस के बारे में बात करनी है। किसी चीज को एक तरीके से देखरेख करना है, क्या चीजें कैसे लेकर चलनी है, उसको रेगुलेट करना। तो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। अभी यहां पर एक कमेटी सेटअप की गई है IRDAI, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ये क्या है हमारी कंट्री में, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है
ये एक ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस को डेवलपमेंट एक तरीके से इंप्लीमेंट करने वाली स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी कंट्री में बनाएगी, ताकि हमारी कंट्री में जो इंश्योरेंस जिनके पास में नहीं है उसको इंश्योर किया जा सके और या फिर री इंश्योर किया जा सके। तो ये बनाई गई थी 1999 में हमारी कंट्री में, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर में। तो ये एक स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन है हमारी कंट्री के अंदर में। तो इसके बारे में अगर बात करें तो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, ए रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर जो साइबर रिस्क होता है। तो ये बेसिकली काम क्या किया जा रहा है, अगर कोई कुछ तरीके से कोई हार्म पहुंचाता है, किसी तरीके का लॉस आप लोग को होता है, अटैक होता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो अक्टूबर 2020 में IRDAI के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते थे पी उमेश कमेटी, याद रखना पी उमेश कमेटी, यहां पर जिसको बोला गया कि इसके ऊपर काम करना है। तो यहां पर कोविड-19 के चलते अभी पेंडेमिक जो चल रहा है उसके चलते कई सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली, तो नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल जो डेटा वायलेशन के केस देखने को मिले, तो उसी के चलते ये रिसेंटली अभी न्यूज में आ गया था। सबके हाथ में आज के दिन में आप लोगों को कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन जितने डेडिकेटेडली हम लोग इनको यूज करते हैं उतने डेडिकेटेडली हम लोग अपने आप को सिक्योर नहीं रखते हैं। हम लोग कुछ भी चीजों में कैसे भी घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन कंप्यूटर या फिर आप लोग बात करें नेटवर्क या फिर अटैक किया जाता है किसी की भी इस तरीके से डिसेबल, डिस्ट्रॉय या फिर स्टील कर ली जाती है कई सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है अनऑथराइज तरीके से। तो यहाँ पर जो साइबर अटैक जो होते हैं इसको साइबर अटैक बोला जाता है जब गलत तरीके से कोई हरकत की जाती है। तो सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क और पर्सनल जो कंप्यूटर डिवाइस है उस पर अटैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करूं यहां पर नेस्कॉम डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको DSCI आप लोग बोलते हैं, रिपोर्ट 2019 की, इसमें बोला गया कि सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स इन द वर्ल्ड जो 2016 से लेकर 2018 तक देखने को मिले। नेशनल कंप्यूटिंग जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है यानी कि CERT के द्वारा बोला, ये एक तरीके से फंक्शन करने वाली नोडल एजेंसी है और कोऑर्डिनेट करती है साइबर सिक्योरिटी एफर्ट के साथ में, ताकि इमरजेंसी रेस्पॉन्स या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट किया जा सके अगर कोई दिक्कत निकल कर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि मिलकर काम करेंगे यार, कोई दिक्कत आती है तो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोटेक्शन सेंटर यहां पर ये ऑपरेट करता है जो नोडल एजेंसी, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत निकल कर आती है तो। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बनने के चांसेस ऐसे न्यूज में से आप लोग हो जाते हैं। इन्वायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है और बात की जा रही है नंदिता हजारिका, ठीक है। तो ये एक मेंबर है यहाँ पर टेक्निकल कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 14 अक्टूबर को। ये बेसिकली बात करें नीलगिरी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो यहाँ पर जो स्टेप अभी उठाए गए हैं, तो यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये जंगल है, ठीक है, इतना बड़ा ये कोई जंगल है। इस जंगल के अंदर में यहाँ पर हाथी रहते हैं, कुछ यहाँ पर रहते हैं, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। इसके अंदर से एक ऐसा हाईवे चला गया। अब हाईवे बन गया, इधर से हाथी को इधर जाने का रास्ता नहीं मिला, कभी यहाँ पर कोई गाड़ी आ रही है, कभी उस पर कोई ट्रक आ रहा है या फिर कोई ट्रेन आ रही है। अगर रेलवे ट्रैक बना दिया तो कॉरिडोर क्या होता है, कॉरिडोर ऐसा होता है कि भैया ये इधर से हाथी इधर भी आ सके और इधर के इधर भी आ सके। पता चला आप लोगों ने घर ही तोड़ दिया बेचारों का, पता चला बेटा इधर है बाप उधर है, ठीक है, बेटा इधर है मम्मी उधर है। तो इस तरीके से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट, तो इसकी पहले याद रखिएगा, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है और 3 राज्य में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, यानी कि 3 राज्य में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तो ये हो गया तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया केरला और ये हो गया कर्नाटका। तो इसका मतलब है कि यहां कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि किस तरीके से एलिफेंट जो कॉरिडोर है उस सिचुएशन को हम लोग को अंडरस्टैंड करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। तो इकोलॉजिकली जो फर्जाइल जो प्लेटू है जिसका नाम है सिंगूर प्लेटू, वो भी आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में सिचुएटेड नजर आएगा। इसी के साथ में सिंगूर प्लेटू जो है यहाँ पर ये नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द नीलगिरी, जो बेसिकली नीलगिरी हिल या फिर तमिलनाडु है, वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में हाथी रहते थे और दूसरे एरिया में पानी पीने आते थे और फिर वहां पर उनको वापस जाना होता था, वो चीजें फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो इसके चलते यहां पर जो मोया रिवर है वो भी कई बार न्यूज में दिखती है, तो इसके बारे में याद रखना। तो एलिफेंट जो है वो क्रॉस करके जाते थे प्लेटू को, जो प्लेटू है उसको फूड और वाटर की उसमें, लेकिन फिर वापस आने में काफी दिक्कत झेलनी पड़ती थी। तो इसी के ऊपर यहां पर ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो बात की जा रही है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने अभी आप लोगों से बात की, अलग अलग जोन में डिवाइड है। कोर जोन बोलते हैं यहाँ पर, इसी के साथ में मैनिपुलेशन जोन बोलते हैं। यहाँ पर ये मैनिपुलेशन जोन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये फॉरेस्ट्री वालों के लिए, ये टूरिज्म के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है रिस्टोरेशन जोन, ठीक है।
तो ये अलग अलग जोन आप लोग यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली डिवाइड किए जा रहे हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है यहाँ पर ये इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। नीलगिरी जो हिल रेंज है उसके अंदर में नीलगिरी जो सब क्लस्टर है यहाँ पर ये पार्ट है वेस्टर्न घाट का, जो कि डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को के द्वारा 2012 के अंदर। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली लोकेशन है एग्जैक्ट जो नीलगिरी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, या फिर यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, ये हो गया हैदराबाद बॉम्बे। ठीक है, तो छोटी छोटी सी मगर मोटी मोटी सी बातें हैं। आगे बढ़ता हूँ। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की जा रही है और जो न्यूज निकल कर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से। आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर में अयोध्या टेम्पल, जो आप लोगों को राम मंदिर जो देखने को मिला अयोध्या के अंदर, अब उसी के पैरेलल में यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर ये है पर्टिकुलर एरिया में धन्यपुर मोस्क। ठीक है, तो काफी एक हाई प्रोफाइल जो मोस्क बनाई जा रही है। मोस्क मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अपनी जगह पर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी वो ये है, इस मोस्क के पास में एक जो जमीन प्रोवाइड कराई गई है उसमें 200 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो काफी शानदार हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दूसरा, इसमें कम्युनिटी किचन भी आप लोग को देखने को मिलेगी, खाना वगैरह आप लोग खा सकते हैं। तीसरा, इंडो इस्लामिक कल्चर का जो रिसर्च सेंटर आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो जो प्लॉट यहाँ पर ये दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनेगी और राम जन्मभूमि टेम्पल वहां पर बनेगा, तो वो जो जजमेंट आया था उसके बाद में जो जगह दी गई थी, इस जगह पर कंस्ट्रक्शन की बात स्टार्ट की जा रही है, जो कि फॉर्मली लॉन्च की गई है रिपब्लिक डे के दिन। तो 5 एकड़ का ये प्लॉट है जिसपे काम यहाँ पर किया जाएगा और 30 महीने बोला जा रहा है इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। एक साल में होते हैं 4 महीने। ठीक है, 4 महीने होते हैं 12 महीने, यानी कि एक तरीके से जो 3-3 महीने के 400 लॉट होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 12 महीने होते हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो 12×3 = 36, तो लगभग कितना हो गया, तो लगभग आप लोग 3 साल से थोड़ा कम टाइम आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि 2.5 साल। तो ये बेसिकली 2.5 साल इसको बनने में लगेंगे। ये जो मोस्क है यहाँ पर जो डिजाइन की जाएगी, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने की बात की गई है। ठीक है, मोस्क का जो बेसिकली रीजन रहेगा उसको देखने की कोशिश की जा रही है, जो मैंने भी बताया, हॉस्पिटल, इसी के साथ में कम्युनिटी किचन और कल्चर रिसर्च सेंटर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर जानने के अंदर। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कैपिटल लखनऊ है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इसी के साथ में गवर्नर आनंदीबेन पटेल है आज के में। पॉपुलेशन हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा है और योगी आदित्यनाथ साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। अगर बात करें इसके एम्बलम के बारे में, यानी कि बेसिकली सिंबल के बारे में, तो यहाँ पर एम्बलम आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे क्या क्या है। मैमल जो है यहाँ पर ये, ठीक है, ये है यहाँ पर यहाँ पर ये बारहसिंगा, जो कि हिरण होते हैं, इसके कई सारे सींग होते हैं, उसको बोल सकते हैं आप लोग। बर्ड जो है वो है यहाँ पर सारस क्रेन जिसको बोलते हैं। फूल जो है यहाँ पर, ये है यहाँ पर पलास। ठीक है, इसी के साथ में ट्री जो है वो है अशोक ट्री। बात करें अगर इसके बारे में, कई सारे नाम पास्ट में इसको देखने को मिले। पास्ट में कई सारे नाम से इसको पुकारा गया। प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, अजमेर, मेवाड़ और किरकिर जो सेपरेटिस्ट से निकाले गए आगे चलकर 1871 में। ओध जो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है वो निकाली गई, रीनेम किया गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड ओध इसको नाम दिया गया यूनाइटेड जो प्रोविंस। फिर आगे चलकर ये रीनेम किया गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर आगे चलकर रीनेम किया गया यूनाइटेड प्रोविंस। सेल्फ रूल ग्रांट देखने को मिला यहाँ पर, रीनेम किया गया इसको उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ठीक है, इसी के साथ में 2000 के अंदर में इसमें उत्तरांचल जो स्टेट है जिसको आज के में उत्तराखंड बोलते हैं, वो अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, कई ऐसे राज्य जो कि हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, सोशल इशू के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, यहाँ पर एक पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है यहाँ पर मंजमा। ठीक है, तो इनका नाम मंजमा जोगती। ठीक है, तो MJ के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं या फिर जो भी छोटे भी लगे। हमारी कंट्री में अभी जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। तो पद्म विभूषण सबसे ऊपर होता है, पद्म भूषण उसके नीचे होता है और पद्म श्री जो होता है वो सबसे नीचे होता है। तो उसमें से एक पद्म श्री जो अवार्ड थी यहाँ पर, ये किन्नर है कर्नाटक से, जिनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया जाता है। जो रूरल गांव वाले एरिया में जो फोक आर्ट होता है, यानी कि जो लोकल आर्ट होता है, उसको ये काफी आगे तक लेकर गए। तो इनका नाम याद रखेगा। इनको अभी रिसेंटली क्या दिया गया, इनको पद्म श्री से नवाजा गया है, तो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है। इनके द्वारा जो जोगती नृत्य है और इसी के साथ में जो जनपदा सॉन्ग है,
इनकी प्रैक्टिस भी काफी लार्ज स्केल पर की गई, खासकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो स्टार्टिंग से ही देखिए चीजें जो होती हैं, आप लोग अगर जितनी भी गुर्बत में अपनी जिंदगी जियोगे ना, आगे चलकर आप लोगों की जिंदगी उतनी शानदार तरीके से निखरने वाली है, क्योंकि आप लोग जान चुके हो उस टाइम पर कि क्या अहमियत होती है, खासकर पैसों की क्या अहमियत होती है, टाइम की। ये सारी चीजें अगर एक बार आप लोगों ने समझ ली तो फिर चीजें आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि आप लोग फालतू में, टाइम हो या फिर पैसा हो, उनको फालतू में बर्बाद नहीं करेंगे और उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें तभी देखने को मिलेगी जब आप लोग समझदारी के पायदान में अपना पैर रखोगे। परिवार के बारे में बात करें तो परिवार ने छोड़ दिया भैया, जब कम्युनिटी में, जब घर में किन्नर पैदा हो गए तो इसको किन्नरों को सौंप दिया गया। आप लोगों ने देखा, ये सोसाइटी में बड़ी गलत चीज लगती है मुझे। बच्चा अगर किन्नर पैदा हुआ है तो वो जो बच्चा है, अब उसको क्या पता वो किन्नर पैदा हुआ है, क्या पैदा हुआ, उसमें उसकी क्या गलती है। तो नेचुरल चीजें हैं उसको आखिर क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो बात करें यहाँ पर जो बात की जाती है गोड से, जो रेणुका है, रेणुका येलमा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको फॉलो करते हैं बेसिकली जब किन्नर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं। इसी के साथ में मनाते हैं कि इनके साथ में इनकी शादी हो गई है। लाइफ स्टाइल जो है यहाँ पर वो अलग देखने को मिलता है, और इसी के बारे में एक मूवी बन चुकी है जो कि अवार्ड विनिंग मूवी है, मराठी मूवी, जिसका नाम है जोगवा। ठीक है, तो जोगवा मूवी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, वो इसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करती है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी लंबे समय तक कई सारी चीजें पेंडिंग पड़ी रहती है, उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशन के अंदर ये डेवलपमेंट करना, उसको चेंज करना। जो हमारी कंट्री के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के अंदर, एम्बेसडर, जिनका नाम है टी एस त्रिमूर्ति। तो टी.एस. त्रिमूर्ति साहब के द्वारा बोला गया कि जब 13 साल पहले, यानी कि लगभग यहां पर 2007-8 में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन का स्टार्ट किया गया था, ताकि जो यूएन के अंदर चेंज लाए जा सके, यूएन को एक और प्रोडक्टिव बॉडी बनाया जा सके, पर लेकिन आज तक भी उसको कोई ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो लगभग अगर बात करें, कई बार ये बातें निकल कर आती हैं, अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो रसिया परमानेंट मेंबर है, यूके परमानेंट मेंबर है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है, यूएसए परमानेंट मेंबर है और चाइना परमानेंट मेंबर है। अगर बात करें यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, तो फिर यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कैसी हो गई, जब इसमें से कुछ एरिया बिल्कुल रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हैं। तो उसी के चलते यहां पर कई बार बात बोली जाती है कि परमानेंट मेंबर की जो संख्या है उसको आप लोग बढ़ाओ और इन रीजन से भी परमानेंट मेंबर निकाल कर लेकर आओ। पर लेकिन बार बार जब रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये रिफॉर्म ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और फिर से अभी वही दिख रहा है। तो इसी के चलते ओरल डिसीजन अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा, ताकि चीजों को सुधारा जाए और जो भी चेंज लाने हैं उन चेंज को इंप्लीमेंट किया जाए। पर लेकिन आज तक भी यहां पर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो इसमें चेंज की बात करते हैं कि कम से कम इसमें कोई चेंज लाना चाहिए। अफ्रीकन यूनियन हो गया, G4 हो गया, G4 कंट्री इंडिया, ब्राजील, जापान, जर्मनी, जो कि परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ में यूएफसी यानी कि यूनाइटेड फॉर जो कंसेंस जो ग्रुप है, जिसको कॉफी करब के नाम से भी जानते हैं, L69 ग्रुप डेवलपिंग कंट्री का, अरब लीग हो गया, कैरेबियन कम्युनिटी हो गया, ये सारे ग्रुप बात करते हैं कि इसमें चेंज लाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएगी। तो ये था टोटल आज का आप लोगों के सामने डिस्कशन। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक कोटेशन देखी, नेक्स्ट हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, नेक्स्ट हम लोगों ने न्यू स्टार्ट ट्रेटी के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की प्रगति के बारे में जो कि मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो झड़प चल रही है वो चीजें समझी, नेक्स्ट साइंस एंड टेक में डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें समझी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। पॉलिटी के अंदर हम लोगों ने देखा जो अपॉइंटमेंट किया जाता है जजेस वगैरह का, किस तरीके से क्या क्या सिस्टम है। नेक्स्ट हम लोगों ने साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में ये कुछ बातें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बातें करी, नील बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कहां पर लोकेटेड है, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन कई सारी देखी। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने यहाँ पर बात की जो बेसिकली एक मॉस्क बनाने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, डिटेल में समझा। एक किन्नर कम्युनिटी के पर्सन को जो अभी रिसेंटली पद्मश्री दिया गया तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। आइए अब क्वेश्चन है जिनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। प्रेसिडेंट, मैंने स्टार्टिंग में क्विज नहीं डिस्कस किया ना आज भूल गए यार चलिए कोई नहीं, ठीक है। अब है आप लोगों के सामने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ये 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वहां पर जाकर इकट्ठे होंगे और एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करेंगे। तो इनकी समाधि का नाम क्या है वो बताना है। न्यू स्टार्ट ट्रेटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कौन सी कंट्री के बीच में है। प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 35वीं प्रगति जो मीटिंग है उसको अभी यहाँ पर एक तरीके से एडिशन उसका चेयर किया, तो प्रगति की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वो किसके साथ में डिस्प्यूटेड रीजन में है, किस पर्टिकुलर रीजन को
कोर्ट यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात कर रही है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर जो जजेज अपॉइंटमेंट करता है सुप्रीम कोर्ट के, और कौन सा ये हाई कोर्ट के जजेज अपॉइंटमेंट करता है। पी जो उमेश कमेटी है ये IRDI के द्वारा, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। पद्मश्री मिला था एक ऐसी कम्युनिटी, जो ऐसी कम्युनिटी नहीं, एक ऐसी पर्सन को जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, तो उनको इनका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि न्यूज में था। ठीक है, तो ये था डिस्कशन। आइए अब बात कर लेते हैं क्विज के बारे में, जो कि कल का है, इनके रिवीजन क्विज है आप लोगों के सामने, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाए। बात की जा रही है फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, तो यहां पर यह बताना है कि किसके साथ में इंडिया मिलकर यह काम कर रहा था। फोर्थ जो एडिशन है यहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, जो अभी इनिशिएटिव का देखने को मिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो किसके द्वारा यहाँ पर ये किया गया, ये आप लोगों को बताना है। गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो अभी किस राज्य गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्रूट का नाम, जिसका नाम है ड्रैगन, उसका नाम चेंज किया गया, तो क्या नाम है, कहां पर ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और वहां पर किसके द्वारा उगाया गया। AWS क्या है यहाँ पर ये बताना है, जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। MOU के बारे में बात की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा किसके साथ में साइन किया गया, कौन सी कंट्री के साथ में। कमेटी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जब वुमेन की मैरिज एज को डिसाइड करने की बात कर रहे थे। MSP कितनी क्रॉप का हमारी कंट्री में दिया जाता है आज के डेट में। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये, इकोनॉमिक सर्वे का एक लेक्चर कल अपलोड किया गया था, तो वो आप लोगों को एक जिस्ट देखा हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सर्विसेज के बारे में, तो उसको आप लोग थोड़ा देखिएगा, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना छूटे एग्जाम में। अगर बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाँ, इसके साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के द्वारा जो 4th एडिशन देखने को मिला अभी, ये इस मीटिंग से रिलेटेड। गुजरात में यहाँ पर कमलम बोला गया, जो ड्रैगन फ्रूट है, और ड्रैगन फ्रूट सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो वियतनाम के द्वारा, और यहाँ पर लगाया गया था 19वीं सेंचुरी में, ये किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात की, तो मिलकर काम करने की बात की जा रही है अमेजन वेब सर्विस के साथ में मिलकर। इसी के साथ में नेसेकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर के साथ में मिलकर हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री काम कर रही है। जया जेटली है यहाँ पर टास्क फोर्स की हेड, जो कि मैरिज के बारे में बात करती हैं वुमेन के। ठीक है, इसी के साथ में 23 जो ऐसी कम्युनिटी एक क्रॉप है जिनको हम लोग MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं। ये था आज का नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं सब जगह, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।